नमस्कार साथियों, मैं महेश सेवरे पुनः अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक सीरीज़ चालू की है, आज उस सीरीज़ के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार के बारे में हम बात करेंगे। इसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं। वर्तमान समय में देखा गया है कि कुछ चीज़ों के दामों में वृद्धि हो रही है। उन चीज़ों के दामों में वृद्धि के आधार पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार को समझने की आवश्यकता है। मुद्रा प्रसार से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जिसमें किसी वस्तु के कीमत के स्तर में वृद्धि होती है, लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी दर्ज की जाती है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये डिपेंड करता है सप्लाई यानी आपूर्ति और डिमांड यानी मांग पर। देखा गया है कि जब कभी सामान्य तौर पर किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में कमी दर्ज की जाती है, तो जो बाज़ार होता है उस बाज़ार में उस वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। इन दामों के बढ़ने के जो क्रम होते हैं उसको हम इन्फ्लेशन के रूप में देखते हैं। अगर इस इन्फ्लेशन को हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो ऐसा समझें कि हम बाज़ार में औसत मूल्य के आधार पर 100 रुपये लेकर 25 रुपये किलो के हिसाब से हम केला या सेवफल या कोई और वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं। अब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में हमें वो चीज़ 25 रुपये किलो के बजाय 50 रुपये किलो में दी जाती है। तो हम उस 100 रुपये से या तो हम उस वस्तु को 2 किलो खरीदेंगे या उसको खरीदने के लिए हम 100 के बजाय 200 रुपये खर्च करेंगे। अगर हम 100 के बजाय 200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी मुद्रा में प्रसार हो गया है और वस्तु के दामों में वृद्धि हो गई है। एक और बात इसमें रहती है कि मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन मुद्रा संकुचन के संबंध में मैं पहले ही आपको मंदी के साथ में समझा चुका हूँ। अब हम इस इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इन्फ्लेशन में उत्पादक वर्ग जो होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे कृषक वर्ग हुआ या कोई अपना कुटीर उद्योग या लघु उद्योग चलाता है, तो उस वर्ग को इस इन्फ्लेशन से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो भी बिजनेस करता है वो करंट बेस पे करता है। और कोई व्यक्ति जिसकी निश्चित आय है वो इस मुद्रास्फीति के दौर में हानि उठाता है, क्योंकि उसकी आय तो फिक्स रहती है, लेकिन जो वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें या कोई और वस्तुओं को परचेज़ करने जाता है तो उसे पहले की तुलना में ज़्यादा दाम चुकाना होते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो जो देने वाला होता है वो नुकसान की स्थिति में होता है और जो लेने वाला होता है वो फ़ायदे की स्थिति में होता है, क्योंकि जो देने वाला होता है वो जब उसे लोन देता है तब उस मुद्रा की वैल्यू अधिक होती है और जब उस मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है तब उसको वापस करने वाले व्यक्ति से नुकसान होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे समाज में भी इस मुद्रास्फीति के चलते विषमता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के दौर में अमीर और अधिक अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। वैसे तो अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए थोड़ी मुद्रास्फीति होना अनिवार्य है। ऐसा देखा गया है, यदि मुद्रास्फीति की दर 3 या 4 या 5% पर रहती है तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के मोटिवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति को अपने उत्पादन में पहले की तुलना में यदि थोड़ा सा मूल्य अधिक मिलता है आगे, तो वो इसके लिए प्रोत्साहित होता है कि वो अधिक श्रम करके अधिक से अधिक उत्पादन करें। लेकिन जब यही दर इस लेवल पर बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें खरीदने में भी सक्षम ना हो, तो ये एक प्रकार की आर्थिक विषमता को जन्म देती है। यदि ये दर 9 या 10 यानी कहें तो डबल डिजिट तक पहुंच जाती है तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। पहले ही बताया गया है कि ये मुख्य रूप से डिमांड और सप्लाई चेन पर काम करती है। अब मान लीजिए कि
बाज़ार में वस्तुओं की जो मात्रा है वो मांग की तुलना में कम है, तो उन वस्तुओं को बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर उन वस्तुओं और सेवाओं को आयात यानी इंपोर्ट करना होगा। जब सरकार ऐसा करेगी तो उसका जो व्यापार घाटा है उसमें वृद्धि होगी, जो भुगतान संतुलन है उसमें भी समस्या आएंगी। कुल मिला के सरकार एक घाटे की ओर बढ़ जाएगी। अब यदि हम इस मुद्रास्फीति से बाहर निकलने की बात करें तो इस स्थिति में हमें अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक उत्पादक बनाना होगा और व्यक्ति को प्रोत्साहित करना होगा कि ऐसी स्थिति में वह मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं जो उपभोग के लिए उसे अनिवार्य हैं वही लें, अतिरिक्त वस्तु और सेवाएं ना लें। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी कि जो भी उसके लोन वगैरह लेने की प्रोसेस होगी उन प्रोसेसों के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी और मार्केट से लिक्विडिटी यानी जो मुद्रा की तरलता है उसको कम करने का प्रयास करेगी। साथियों, इसी के साथ कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में मुद्रास्फीति यानी महंगाई होती है और कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि उनकी डिमांड नहीं होती है। यानी एक ही अर्थव्यवस्था में हम महंगाई और मंदी दोनों एक साथ देखते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसको हम स्टैगफ्लेशन की स्टेज कहते हैं। उस स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था का कोई सेक्टर तेज़ी से बूम कर रहा होता है और कोई सेक्टर सुस्ती के दौर में आ जाता है। इसको जोड़ने का मेरा आधार ये है कि वर्तमान समय में भी देखा गया है कि अर्थव्यवस्था में काफ़ी पैमाने पर सुस्ती देखी जा रही है, लेकिन साथ में ही कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जैसे हमारा फूड सेक्टर हो सकता है, जिसमें हमारा टेलीकॉम सेक्टर हो सकता है, जहाँ पर डिमांड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों के दामों में वृद्धि देख रहे हैं और उस वृद्धि और उस कमी को अगर हम एक साथ रख दें तो इसको हम स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि वस्तुओं और सेवाओं की किल्लत यानी कमी के चलते दामों में बेतहाशा वृद्धि होती है और उस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहने के बजाय कभी कभी उत्पादन पर्याप्त होने पर उसको स्टॉक कर लिया जाता है, जिसको हम कालाबाजारी कहते हैं। ये कालाबाजारी भी एक प्रकार का अपराध होता है जिसमें व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की जो डिमांड होती है उस डिमांड को और बढ़ाने के उद्देश्य से चीज़ों को अपने पास एक लिमिट से अधिक स्टॉक में रखा जाता है। और जब ये ऐसी व्यवस्था चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में डिमांड अपने चरम को छू जाती है और दामों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। ये सब तब होता है जब कोई आपातकालीन स्थिति हो, और ऐसी आपातकालीन स्थिति कुछ वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत जो देखी गई है लॉकडाउन के समय, वो किसी भी रूप में मुद्रास्फीति न होके कालाबाजारी के स्वरूप को धारण किए हुए थी। तो साथियों, आज का जो वीडियो है वो आपको इन्फ्लेशन, कालाबाजारी और स्टैगफ्लेशन समझाने के लिए था। बहुत जल्दी मैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण करंट की जो सीरीज लेके आने वाला हूँ, उसमें आपको आगे औद्योगिक नीति को समझाया जाएगा और वर्तमान समय में हम रोजगारों को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।